हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम 2025 की तैयारी सीरीज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें शामिल है 2017 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन से सभी 30 प्रश्न। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट और देखते हैं कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 और 13 नवंबर 1949। तो इसमें आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके गाने का समय कितना है? तो आप कहेंगे इसके गाने का समय जो है वो 52 सेकंड है। इसको सबसे पहले गाया कब गया था? तो आप कहेंगे इसको सबसे पहले जो है गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा 1911 कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में इसको सबसे पहले गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, अजमेर में। देखिए अजमेर में क्या है, अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर। पुष्कर में क्या है? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर हजारों हिंदू जो हैं वो श्रद्धालु आते हैं और पुष्कर झील में अपने आप को नहा करके पवित्र करते हैं। ये इस समय यहाँ पर पशु मेला का आयोजन किया जाता है। आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? जो प्रसिद्ध है आप वो है पशु मेला। पशु मेला का आयोजन किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कौन से महीने में मेला लगता है? तो आप कहेंगे ये कार्तिक माह में जो है पुष्कर मेला लगता है। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो है ऊंट मेला। ठीक है, ऊंट मेला। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सी किरण सबसे हानिकारक है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, यूबीसी। देखिए सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो सभी हानिकारक होती हैं और इनको तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है, यूवीए, यूवीबी और यूबीसी, जिनमें से यूबीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है। लेकिन दोस्तों क्या है कि यूबीसी मतलब कोई भी पराबैंगनी किरण हमारे धरती तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ओजोन की जो एक परत है समताप मंडल में वो हमारी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यूवीबी का जो है ये त्वचा पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है और जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जीन में परिवर्तन हो सकता है, जीन परिवर्तन, समझ रहे हैं, जीन परिवर्तित हो जाएगा। त्वचा का कैंसर ये बहुत ही खतरनाक है, त्वचा कैंसर का खतरा होता है इन पराबैंगनी किरणों से और स्पेशली यूवीबी से। मोतियाबिंद का भी खतरा होता है इससे, मोतियाबिंद का। ठीक है, और क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना, पौधों की वृद्धि में भी रुकावट हो जाती है। तो ये सब हानिकारक प्रभाव ये पराबैंगनी किरणें स्पेशली यूवीबी का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए जैवमंडल हम सब जानते हैं कि जैवमंडल जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। देखिए ये जानवर है, ये जो जानवर है ये जैविक घटक हो गए, पेड़ पौधे जैविक घटक हो गए, लेकिन ये जो हमारे पहाड़ है, पर्वत है, ये सभी क्या है? अजैविक घटक है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं प्रोटीन, मृदा, कवक और फास्फोरस। इसमें आपको बताना है अजैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक घटक कौन सा है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कवक, जो कि जैविक घटक है। बाकी ये सभी क्या है? ये सभी अजैविक घटक हैं। देखिए कवक क्या होता है? कवक जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है यूपी टेट द्वारा, तो ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। गिरसेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए गुजरात में ये गिरसेर परियोजना स्थित है। देखिए गिरसेर परियोजना जो है एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है। ये जो हमारे बब्बर शेर हैं ये एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है, एशियाई सिंहों का घर।
और एक चीज़ आप जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के बाद, अफ्रीका जो है उसके बाद जो शेरों का प्राकृतिक आवास है वो केवल हमारे गिर शेर परियोजना में ही उपलब्ध है, दुनिया में दूसरा। ठीक है, गिर अभ्यारण्य जो है इसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1973 में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी और यह गुजरात के कौन से जिले में है? जूनागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्थान जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, WWF से क्या आशय है? मतलब WWF का क्या मतलब है? तो आप कहेंगे WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व वन्य जीव कोष। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, WWF का मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी जो सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। आप कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है साथियों 1962 में। IUCN की ये सहायक संगठन है। ठीक है, इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड, देखिए याद रखिएगा ग्लैंड, ये ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ग्लैंड स्थित है। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, इसका प्रतीक जो है वो विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। इसका जो प्रतीक है वो ज्वाइंट पांडा है। इसका प्रतीक ज्वाइंट पांडा जो कि विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्राणी है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। ठीक है, प्रतीक जो है इसका ज्वाइंट पांडा है। स्थापना जो हुई है इसकी वो हुई है 1962 में। मुख्यालय जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये जो है इसका नाम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है हमारी गंगा नदी निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी जो है वो संबंधित है? तो आप कहेंगे प्रदूषण के मापन से जो एजेंसी संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो भारत में जो एजेंसी है प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ये देखिए संबंधित है। ठीक है, जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी एवं नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था मतलब सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड क्या करती है? जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है और मंत्रालय को तकनीकी सेवा भी प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या फिर रॉकी में है? देखिए कोटोपैक्सी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है और ये जो है स्थित है दोस्तों हमारा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है या विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये जो कोटोपैक्सी है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, मतलब सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर यह स्थित है कोटोपैक्सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। जो तिब्बत से सांगपो नदी निकलती है उसी को हम भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं या जीवाणु होते हैं या मांसाहारी होते हैं या फिर मांसाहारी या शाकाहारी दोनों हो सकते हैं। देखिए घास भूमि क्षेत्र की बात की गई है, मतलब ये हमारा घास हो गया, इसको खाने वाला जो हो गया हमारा क्या हो गया? ये हमारा मान लीजिए एक कीड़ा है, टिड्डा, ग्रासहॉपर, इसने घास को खाया, ये तो हो गया हमारा शाकाहारी। तरीके समझिए, शाक को खा रहा केवल। इसको जो खाया
वो क्या हो गया हमारा, ये कोई पक्षी है इसको खा लिया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, तो यही तो हमारा मांसाहारी है। और इसको भी जो खाएगा वो भी क्या होगा, हमारा मांसाहारी ही होगा। ठीक है, तो सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा हो गया, सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया हमारा मांसाहारी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, घास जो है उत्पादक हो गया, ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया टिड्डा, और ये जो है हमारा चिड़िया जो है इसको खाई है द्वितीयक उपभोक्ता, और ये तृतीयक मतलब सर्वोच्च उपभोक्ता है, तो मांसाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है और आयन मंडल है। तो आप इसमें कहेंगे कि जो हमारा क्षोभ मंडल है ये जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे सभी मंडल बने हुए हैं। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जो पृथ्वी तल के मतलब लगभग मान चलिए 8 से 18 किलोमीटर की रेंज में ये पाया जाता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो होती है 8 किलोमीटर की होती है, और जो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं, जैसे तूफान, आंधी, वर्षा, ये सभी घटनाएं जो हैं ये इसी मंडल में घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगले पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं। तो आप कहेंगे 5 अस्थायी सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, 5 अस्थायी सदस्य हैं। कहाँ? हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग है, और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की ये कार्यपालिका है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? टोटल कितने होते हैं? तो आप कहेंगे कुल होते हैं 15 सदस्य, जिसमें 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और 5 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो ये 5 सदस्यों की बात की गई है। ठीक है, अब ये 5 सदस्य कौन से हैं, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। ये है, एक तो अमेरिका है, ठीक है, इनके पास वीटो पावर होती है। एक अमेरिका हो गया, दूसरा रूस हो गया, कौन? रूस। तीसरा हो गया हमारा ब्रिटेन, चौथा कौन सा हो गया हमारा? चीन। ठीक है, चीन, और एक और कौन सा हो गया हमारा? फ्रांस। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में? तो आप कहेंगे कि यह जो है सरिस्का जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो एटीपी है या डीएनए है या सूर्य का प्रकाश है, आरएनए है? तो आप कहेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से ही हमारे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क गुणवत्ता से है या पैकेजिंग से है या संसाधन से है या फिर उत्पादन से है? तो आप कहेंगे कि एग मार्क का जो संबंध है वो गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए, एग मार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एग मार्क किस पे लगाया जाता है? तो आप कहेंगे कृषि खाद्य उत्पादों पर ये लगाया जाता है। एग मार्क ये प्रमाणिक चिन्ह है। एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे खाद्य मंत्रालय द्वारा। ये प्रमाणित करने के लिए होता है कि वह खाद्य पदार्थ जो है शुद्ध है कि नहीं है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल? देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा आर्सेनिक जल प्रदूषण है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा और मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल जो है आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। ठीक है, तो
भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक की बीमारी हो जाती है। देखिए, आर्सेनिक की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहेंगे ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आप कहेंगे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, किस देश के संविधान से, जर्मनी, यूके, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो आप कहेंगे जो सोवियत संघ रूस था पहले, ब्रिटेन से पहले जो है यूएसएसआर उसका नाम था, यहीं से हम लोगों ने क्या किया, अपने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इससे संविधान के भाग 4 का में, देखिए भाग 4 का में रखा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो है हमारा 51 का है। मौलिक कर्तव्यों जो है इसका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को। तो आप कहेंगे ध्रुव तारा जो होता है ये उत्तरी तारे को हम कहते हैं, ये हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। भारत में 1972, 1973, 81 या फिर 85। तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है साथियों भारत में स्टार्ट किया गया था 1973 में। कब, 1973 में। देखिए, भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो सीधी सी बात है, जहां ढेर सारे मंदिर हैं हमारे, उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी अवस्थित है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और एक चीज जो है ये जो फूलों की घाटी हमारा, ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक ना, ये विश्व धरोहर स्थल भी है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये चीज भूलना नहीं। विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने इसको घोषित किया है कि इसको फूलों की घाटी को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है कितनी, तो आप 306 है, 206 है, 275 या फिर 175 है। तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन जो है हमारा बी 206 सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि एक शिशु अगर है तो उसमें जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये अगर एक वयस्क है तो इसमें कितनी हड्डियां होंगी, 206 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो मुख्यालय है वो है हमारा एम्स्टर्डम में। ठीक है, ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई है। आप कहेंगे स्थापना इसकी कब हुई है, 1971 में। कब, 1971 में इसकी स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। ये कहाँ है, नीदरलैंड में, ये नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान मतलब ये डॉट है, मतलब यहाँ पे हमें भरना है, किसका ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। ऑप्शन हमारा जल है, NADP है, NADP H2CO2 है, जल है, या फिर NADPH2 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा जल का और NADP का। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। ये देखिए सूर्य का प्रकाश आएगा यहाँ पर
और ये प्रकाश संश्लेषण CO2 और पानी मिल करके अपना भोजन एक पौधा बनाएगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देगा और ये अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेगा भोजन। ठीक है, तो अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान क्या होता है, जल यानी कि H2O का ऑक्सीकरण, H2O का क्या होता है, का ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, और एवं NADP जो है, NADP जो है इसका क्या होता है, इसका अपचयन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह भी सही है। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन के हिसाब, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, LPG जिसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह एक प्राकृतिक गैस है और इसमें मुख्यतः क्या होता है, LPG में क्या पाया जाता है, आप कहेंगे प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसके हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति ये किसकी रचना है, अरस्तु की है, डार्विन की है, मेंडल की है या फिर रॉबर्ट हुक की है। तो आप कहेंगे यह जो है चार्ल्स डार्विन की रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मकर रेखा है। देखिए 3 रेखाएं हमें पता है, एक तो हमारा ये हो जाता है कर्क रेखा, ये बीचों बीच दुनिया के विषुवत रेखा, और एक होती है मकर रेखा। ये होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये होता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, और ये हमारा 0 डिग्री है। तो मकर रेखा हमारा क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय जो स्थित है वो ऑप्शन सी हेग में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय, इसके संविधान में कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं। मान लीजिए पूछ लिया तो, बाकी